मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये सब वर्ड, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि जो भारत देश है वो चुनौतियों से नहीं परेशान है, राकेश टिकैत जैसे से परेशान है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जब तुम्हारा मन नहीं भरा, 120 किसानों के हत्या से, 120 किसानों के जीवन के समर्पण से जब तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब तुम बंगाल चले हो। जब दिल्ली से निकले तो कलकत्ता पहुंचने से पहले वहां पर इनकी सारी सेटिंग टीएमसी के साथ हो गई। यही वो इंसान है, आपको याद होगा, जो दिसंबर में बोलता था गाजीपुर के बॉर्डर से कि हमारे किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं मिलेगा, किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर जगह नहीं दिया जाएगा। आज वो मेमने की तरह वहां पर जाकर कलकत्ता में डोला सेन से क्या पूछ रहा है कि जब हम वहां पर जाएंगे तो आप लोग भी स्टेज पर रहेंगे क्या? जवाब क्या देती है कि नहीं नहीं, हम लोग स्टेज पर नहीं रहेंगे, हम लोग बाहर से रहेंगे, हमारे सारे लोग अंदर रहेंगे और स्टेज के अगल बगल जितने सारे लोग हैं उनको पहले ही बता दिया गया है, पहले ही समझा दिया गया है। ये आंदोलन जीवी परजीवी बन करके बंगाल के बाद 2022 के स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पत्रकार महोदय, ये आपको वहां भी दिखेंगे। तुम मोदी का विरोध करते करते रोज देश का विरोध कर रहे हो, राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। वहां पर बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री से बढ़िया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। जिनको पाकिस्तान प्यारा हो पाकिस्तान चले जाएं, आपके जाने का किराया भी भारत सरकार मुहैया करा देगी कि अगर जरूरत है तो अपने घरों से लठ निकालिए और ऐसे आंदोलन जीवियों का खात्मा करने का कार्य कीजिए। क्या ये लोग कर रहे हैं इस राष्ट्र के साथ? अब दिल्ली में पूछो जाकर खोखुमल से, अब वेस्ट बंगाल में ममता बानो से जाकर पूछो, तो वहां पर आपको सब कुछ सही दिख रहा है किसानों के लिए। जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो तुम वैसे ही दिल्ली से अपना पीछा छुड़ाकर कोलकाता तक भागे हो, लेकिन कोलकाता से मुजफ्फरनगर आते आते तुम बच नहीं पाओगे। एक बहुत बड़ा राजनीतिक दलाल है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये जितने सारे एंटी नेशनल गैंग वाले लोग हैं उनका वो राजनीतिक चाणक्य कलयुग का बनकर घूमे फिर रहा है। अगर आपको नैरो फ्रैक्चर है तो उसको भी 1 सप्ताह से 10 दिन लगता है। अब ममता बुआ का पैर टूट गया, वो एकदम ओरिजिनल जो पक्का प्लास्टर होता है वो चढ़ा उनके पैर पर, और आप विश्वास मानिए कि हमारे कालखंड में पता नहीं भगवान कैसा कैसा दृष्टि हम लोग पर बरसा रहे हैं। हमारे कालखंड में हमने पहला ऐसा रूप देखा कि एक दिन के अंदर, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा, एक दिन के अंदर आपका प्लास्टर हट के आप गर्म पट्टी पर आ गई। और उतना ही नहीं, कल वो निकली थी नंदीग्राम दिवस मनाने, तो अचानक से एक बार खड़ी हो गई थी। तब तक उनको पता चला अरे ये मेरा नाटक तो फेल हो जाएगा, तुरंत बैठी वो व्हील चेयर पर। बड़ी वायरल हुआ था ये चीज। क्या बताया इलेक्शन कमीशन ने? बोला ये हमला नहीं था, ये गैर जिम्मेदाराना हादसा था। अब समझिए इस बात को, हमला और गैर जिम्मेदाराना हादसा। ममता दीदी, आप जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी को पालने का कार्य कर रही थी, आज देख लीजिए वहीं सपोला कैसे सांप बनकर आपको डसने का कार्य कर रहा है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब हमेशा बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसके बारे में कल सोचता है। तो इस बात को प्रमाणित करने का बंगाल वासियों समय आ चुका है। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। बंगाल में टीएमसी और टिकैत मिलकर भाजपा को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए सुभाष सिंह जी, जो राष्ट्रवादी राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर जो टिकैत हैं और टीएमसी, इनको मिलकर जो समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ ऋषभ भाई, कि अभी बंगाल की जो राजनीतिक दृष्टि है वहाँ के लोगों की, आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी, ममता बुआ अपना हार देख रही हैं कि उनका हार तय है। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा, मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य और शौक क्यों हुए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले राकेश टिकैत, जो कि 120 किसानों के मौत का जिम्मेदार है, 120 किसानों का हत्यारा है, जिसने उसके लोप लालच में यहाँ पर चाहे सिंघू बॉर्डर हो या टेकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, आकर बैठे अपना प्राण ये लोग गंवा दिए। और वो इंसान अब इतनी ओछी लोकप्रियता और तुच्छ राजनीति पर उतर चुका है कि वेस्ट बंगाल जाकर बिन बुलाए मेहमान की तरह, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल हो चुका है इनका। कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद जब दिल्ली से निकले
तो कलकत्ता पहुंचने से पहले वहां पर इनकी सारी सेटिंग टीएमसी के साथ हो गई, जो कि ऑलरेडी गर्त में जाने का कार्य कर रही है। और 2 मई को आपको पता चल जाएगा कि बंगाल की जनता कैसे ममता बनर्जी लेड टीएमसी को गर्त में ढकेलने का कार्य करेगी। मुझे इतना शौक हुआ कि टीएमसी के एक सांसद है डोला सेन, वो जाती है, इनका स्वागत करती है और स्वागत करके बोलती है कि ममता बनर्जी जी बहुत खुश हैं, आपके प्रति उनका आभार है कि आप बंगाल में आए। ये भी पूरा खुश हो जाता है। जो इंसान 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा हो और 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हो और जमानत जब्त हो गया हो, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जब वो वहाँ पर जाए, ऐसा जमानत जब्ती नेता और उसका कोई लोकसभा का सांसद स्वागत करे, तो ऑब्वियस सा बात है उसको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो मैं अचीव कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र की जो जनता है, इस सीने में, जब राष्ट्र की जनता का हम बात करते हैं तो इस सीने में आग होनी चाहिए, लेकिन वो पंथ का, मजहब का और जाति का आग नहीं होना चाहिए। अगर इस सीने में आग है, अगर ये सीना धधके किसी के लिए, तो राष्ट्रवाद की आग होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण की आग होनी चाहिए। ये राकेश टिकैत जैसे, मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये सब वर्ड, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि जो भारत देश है वो चुनौतियों से नहीं परेशान है, राकेश टिकैत जैसे परेशान है। क्या ये लोग दिखाना चाह रहे हैं? और ममता बनर्जी नंदीग्राम, जहां से वो चुनाव लड़ने का कार्य कर रही है, और 100% गारंटी है कि वहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम में ये सभा करता है और सभा से पहले डोला सेन बोलती है कि हमको वहां का पूरा प्रभारी नियुक्त किया गया है। और यही वो इंसान है, आपको याद होगा, जो दिसंबर में बोलता था गाजीपुर के बॉर्डर से कि हमारे किसान आंदोलन में किसी भी राजनीतिक नेता को जगह नहीं मिलेगा, किसी भी राजनीतिक दल को मंच पर जगह नहीं दिया जाएगा। आज वो मेमने की तरह वहां पर जाकर कलकत्ता में डोला सेन से क्या पूछ रहा है कि जब हम वहां पर जाएंगे तो आप लोग भी स्टेज पर रहेंगे क्या? जवाब क्या देती है कि नहीं नहीं, हम लोग स्टेज पर नहीं रहेंगे, हम लोग बाहर से रहेंगे, हमारे सारे लोग अंदर रहेंगे और स्टेज के अगल बगल जितने सारे लोग हैं उनको पहले ही बता दिया गया है, पहले ही समझा दिया गया है। मतलब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जब तुम्हारा मन नहीं भरा, 120 किसानों के हत्या से, 120 किसानों के जीवन के समर्पण से जब तुम्हारा मन नहीं भरा, तो अब तुम बंगाल चले हो। मैंने पहले ही बोला था भाई साहब, आज फिर बोल रहा हूं, ये कोई किसान उसान का, कोई बिल का विरोध नहीं था। आज भी किसान हमारे सीने में बसता है। आज भी किसान की जो जिंदगी है, जो संघर्ष भरी जिंदगी है किसानों की, उसके प्रति अगर कोई समर्पित है तो इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जो प्रतिदिन संसद से लेकर सड़क तक इस बात को बताने का कार्य कर रहे हैं। चाहे कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो या सांसद हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, स्पष्ट रूप से इस बात को बताने का कार्य कर रहा है कि एमएसपी थी, है और रहेगी। शायद यही चीज आपने भी सुना था और मैंने भी सुना था, उस पर कोई बवाल ही नहीं था। ये विरोध सिर्फ मोदी का विरोध था और मोदी का विरोध करने के लिए राकेश टिकैत जैसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले सीआरओ को सामने लाने का कार्य किया गया था। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं, राकेश टिकैत, तुम वही राकेश टिकैत हो जिसके चक्कर में 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले पर, जहां के प्राचीर से 1947 के बाद हमेशा प्रधानमंत्री झंडा लहराते आया है। वहां पर तुम्हारे वजह से किसी धर्म विशेष का झंडा लहराया गया और तुमने ये दर्शाने की कोशिश की कि जो सिख भाई हमारे अपने हैं। जब हम सिखों का नाम लेते हैं तो मेरे दिमाग में गुरु गोविंद सिंह से लेकर गुरु तेग बहादुर से लेकर गुरु नानक देव का नाम आता है और हम हमेशा उनके प्रति समर्पित रहेंगे, जो उन्होंने इस राष्ट्र के कल्याण के लिए किया है। लेकिन अगर उसको तोड़ने का और खंडित करने का किसी ने असफल प्रयास किया तो उस इंसान का नाम राकेश टिकैत है। उम्मीद है कि आज ये जैसे कलकत्ता में गए हुए हैं, जहां पे ममता बुआ का लुटिया डूब रहा है उसको बचाने के लिए, जो कि बचाने में ये सफल नहीं होंगे, ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह रहा हूं। सेम कंडीशन क्या होने वाला है कि जैसे ही ये सब जितने आंदोलनजीवी हैं, पहले तो आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव के लिए बोला गया था, जो कि बहुत सही वर्ड था, लेकिन राकेश टिकैत ने अपने आप को भी उस नए परिभाषा का उदाहरण पेश करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जितने आंदोलनजीवी हैं, ये परजीवी बन करके, परजीवी कैसे बनेंगे बता रहे हैं आपसे,
जो अपना जीव होता है वो बंगाल का है तो बंगाल में ही रहेगा, लेकिन ये आंदोलन जीवी परजीवी बन करके बंगाल के बाद 2022 के स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पत्रकार महोदय ये आपको वहाँ भी दिखेंगे और देश की जनता इस बात को समझ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत है तो अपने घरों से लठ निकालिए और ऐसे आंदोलन जीवियों का खात्मा करने का कार्य कीजिए। क्या ये लोग कर रहे हैं इस राष्ट्र के साथ? हम जिस पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं उस पार्टी में हमेशा एक ही बात बोला गया है, राष्ट्र का विकास सदैव सबसे ऊपर और हितकारी होता है। अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए हम धन कमा सकते हैं, अपने तन और इंद्रियों को खुश करने के लिए हम धन कमा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मीय सुख और शांति चाहिए तो इंसान को 3 चीजों का जरूरत होता है, मान, सम्मान और स्वाभिमान। बताइए ये क्या हासिल कर रहे हैं, देश को क्या दिलवा रहे हैं और क्या नारा लग रहा है वहां पर भाई साहब नंदीग्राम में, जहां पर ये जा रहे हैं आंदोलन करने, जहां पर तुम जा रहे हो एंटी मोदी के बारे में वहां पर कुछ सपोर्ट करने, तुम मोदी का विरोध करते करते रोज देश का विरोध कर रहे हो, राष्ट्र का विरोध कर रहे हो। वहां पर बोला जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री से बढ़िया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जी। क्या ये मैं ही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी राष्ट्रभक्त जो होगा, जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचेगा, रोज कुछ ना कुछ नया तुम लोग शगुफा लेकर आ रहे हो। अब तुमको भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा बेटर जो हमारा दुश्मन है, जो भारत का कभी तरक्की नहीं चाहता है, उसके प्रधानमंत्री लगने लगे। तो ऐसे लोगों के लिए कहना क्या अतिशयोक्ति है कि ऐसे लोगों को इस राष्ट्र से तुरंत अलग करने का कार्य करें और जिनको पाकिस्तान प्यारा हो पाकिस्तान चले जाएं। भारत सरकार, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अगर आप पाकिस्तान का गुण गाएंगे तो आप बिल्कुल यहां से पाकिस्तान जाइए और आपके जाने का किराया भी भारत सरकार मुहैया करा देगी। ऐसा ही जब हुआ था शाहीन बाग में, तो उसके बाद जितने सारे बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये लोग बोल रहे थे कि कहां से ये नारा आ गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 को। इसी वजह से राष्ट्र की जनता ने यह नारा दिया था और यही कंडीशन होने जा रहा है। आज 1947 के बाद किसानों की स्थिति जस की तस रही। 1966 में भी इंदिरा गांधी बोलती थी कि हमें देश से गरीबी मिटानी है और 2019 में भी राहुल गांधी बोलता है कि हमें देश से गरीबी मिटानी है। ये लोग कुछ कर नहीं पाए, 50 साल से ज्यादा इस राष्ट्र पे शासन किए, गरीबी वहीं की वहीं रह गई, किसान बद से बदतर होते चला गया। उसकी चिंता अगर किसी ने की तो उसको तुम किसान विरोधी प्रोजेक्ट करने का कोशिश कर रहे हो। चर्चा कर रहा हूं तो हमारे दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश पड़ता है। 2014-15 का मैं बात बता रहा हूं आपसे। अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, 14वें नंबर पर अर्थव्यवस्था था उत्तर प्रदेश का। 2017 में योगी जी ने शपथ लिया, आज हम 2021 में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में दूसरे स्थान पर है। 45,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हुआ करता था, जो बढ़कर 95,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया। 378 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद इस किसान आंदोलन के बीच हुई है और 66,000 करोड़ रुपया किसानों के बीच बांटने का कार्य किया गया है। 1,25,000 करोड़ रुपए 2017 से 2021 के बीच गन्ना किसानों को देने का कार्य किया गया है। किसान को स्वाभिमानी और सशक्त बनाने का यह तरीका होता है। उलट आप बंगाल में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री निधि से जो किसान सम्मान योजना 6,000 रुपए की राशि पर साल आया, आज तक बंगाल में वो राशि लंबित है। आज भी अपने सभा में अमित शाह जी ने बोला कि जैसे ही बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, जो पहले के भी बकाया राशि है उसके साथ इस राशि को जोड़कर हम देने का कार्य करेंगे। जब देश के अन्य राज्यों में मिल गया तो बंगाल में क्यों नहीं? इसका जवाब तो ममता बनर्जी को देना चाहिए। किसान की विरोधी कौन है उसका तो जीता जागता उदाहरण ममता बनर्जी है। आप हमसे बताइए कि 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, क्या उसके पहले किसी ने 6 रुपया भी देने के बारे में सोचा था कि हम किसानों को 6 रुपया देंगे? राकेश टिकैत को यह सब नहीं दिखता है, जो एक अंधे को भी दिख सकता है। सिर्फ अपनी ओछी और तुच्छ राजनीति को चमकाने के लिए तुम अब अपने मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गुणगान करवा रहे हो। अरे सुधर जाओ राकेश टिकैत, आज भी समय है। हमारे साथ तो कुछ भी हो जाए, हमें एक बात की हमेशा संतुष्टि रहेगी
कि जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेगी कि जब राकेश टिकैत जैसे डकैत इस देश को तोड़ने का, खंडित करने का षड्यंत्र रच रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? तो आप ही लोग जैसे चैनलों का हम लोग वीडियो दिखाकर बोलेंगे कि देखो हम क्या कर रहे थे और क्या करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दे पाएंगे? ये राकेश टिकैत से इनकी आने वाली पीढ़ी भी पूछेगी, इस देश का युवा भी पूछेगा। जी सुभाष जी, जैसे आपने बताया कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने मंच को स्थापित करने की, कोशिश करने की कि अपनी जो पैठ है वो बनाए, पर आखिर एक चीज़ सवाल बड़ा जनता जो है वो भी जानना चाहती है कि संजीव बालियान जो है वो लगातार कह रहे हैं आप मुजफ्फरनगर में आइए ना, अपने गाँव में आके बात कीजिए, तो मुजफ्फरनगर जाने में इनको इतना डर क्यों लगता है? मैं आपसे एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ भाई साहब, कितना भी बड़ा समस्या हो, कितना भी बड़ा समस्या हो दुनिया का, उसका समाधान बातचीत के जरिए निकलता है। और ये सरकार समस्या के समाधान के निराकरण के लिए इतनी ज़्यादा चिंतित है कि 11 बार अभी तक टेबल टॉक हो चुका है। लेकिन जब समस्या का समाधान आपको चाहिएगा तब ना, यहाँ तो आपको समस्या का समाधान ही नहीं चाहिए। आप उन भोले भाले किसानों के लाशों के ऊपर अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सही बात संजीव बालियान जी ने बोला कि आप मुजफ्फरनगर में आइए। मुजफ्फरनगर के सिसौली से ताल्लुकात रखते हैं राकेश टिकैत जी। ये इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ का विरोध करूं, मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं, मैं किसी चीज़ का, किसी बात का विरोध करूं, किसी कानून का विरोध करूं, सरकार अगर हमको ऑप्शन देता है कि ठीक है भाई, आपको उसमें पार्टिकुलर किस चीज़ से परेशानी है, आप सामने आइए और सामने आकर अपने परेशानी को बताइए कि हमको इस चीज़ से परेशानी है, उसको हम संशोधित करने का कार्य करेंगे। हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम जाएं वहाँ पर और हम जा करके उस पार्टिकुलर कानून में जहाँ से परेशानी है उसको संशोधित कराने का कार्य करें। इस देश का परंपरा रहा है कि 1950 में जब देश को अपना संविधान मिला, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से, जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं, जो कानून पास करने का कार्य करता है, 2/3 सदस्यों के बहुमत से जब कोई भी विधायिका में कानून बिल पास होता है तो वो कानून बन जाता है। यही कार्य कृषि कानून में हुआ। ये तो कोई नया नहीं है, लेकिन आपने एक ट्रेंड जरूर देखा होगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आया है, जब से मैं बात कर रहा हूं आपसे, मतलब 2014 के बाद, राष्ट्र के हित के लिए कोई भी निर्णय लिया जाए, राष्ट्र के हित के लिए कोई भी निर्णय लिया जाए, उससे सबको पर, और किसको, सबको का मतलब यहाँ के पब्लिक को नहीं, मोदी सरकार दिन प्रतिदिन विश्वसनीयता जो है यहाँ के जनता जनार्दन का जीत रही है। ये आपसे भी नहीं छुपा है और मुझसे भी नहीं छुपा है। और उसी का रिजल्ट आपने देखा कि 2014 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से 2019 में बीजेपी की सरकार आई यहाँ पर सत्ता में। लेकिन परेशानी किसको है? इन तथाकथित कुछ आंदोलनजीवियों को। सीए लाओ यार, हम धरने पर बैठ जाएंगे। एनआरसी का बात करो, हम धरने पर बैठ जाएंगे। भारत को धर्मशाला बना दो, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जगह जगह से घुसपैठियों को लाकर घुसा दो, हम ठीक हैं जी, हम ठीक हैं जी, राष्ट्र का लोकतंत्र बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही राष्ट्र से घुसपैठियों को बाहर करने का कार्य करो, हम धरने पर बैठ जाएंगे। कश्मीरी हिंदुओं का जब हत्या होता है कश्मीर में, तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। ये लोग एक जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्या इस राष्ट्र में हिंदू होना गुनाह है क्या हमारा? लेकिन बांग्लादेशी के घुसपैठी सब, रोहिंग्या मुसलमान सब यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। जब उनसे कागज़ की बात की जाती है, जब यहाँ से उनको दूर करने का कोशिश किया जाता है, तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सहित सरीखे बहुत सारे ऐसे सपोले हैं जो अपने बिल से निकलकर फड़फड़ाने का कार्य करते हैं। क्या राष्ट्र की जनता इतनी मुख बधिर हो गई है? राष्ट्र की जनता एक एक चीज़ों को देख रही है। विश्वसनीयता का मामला हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या कोई भी ऐसा मामला हो, 2014 के पहले कितना अटैक होता था राष्ट्र पे। अभी जब 2014 के पहले मैं टेरर अटैक का बात कर रहा हूँ, तो अचानक मेरे दिमाग में अभी देखिए, बाटला हाउस इनकाउंटर में जो दोषी आरिफ है, फांसी की सज़ा उसको सुनाई गई। ये कौन सारे लोग थे जिन्होंने बोला था कि मुझे गलती हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था। वो एक डॉगी विजय सिंह बैठा हुआ है मध्य प्रदेश में, जिसने बोला था कि ऐसा लगा कि बुलेट मेरे हेड को टच करके निकला है। सोनिया गांधी बोली थी कि मैं रात भर नहीं सो पाई थी। अब आप तय कीजिए, एक तरफ पुलवामा के अटैक के बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो जाकर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करती है, और दूसरे तरफ आपके राष्ट्र के अंदर जब यूपीए की लेड गवर्नमेंट होती है
तो आपके राष्ट्र के अंदर यहाँ पे बाटला हाउस इनकाउंटर होता है, और उस बाटला हाउस इनकाउंटर को फेक ठहराने के लिए ये तमाम कांग्रेसी और आंदोलनजीवी लग जाते हैं। क्या इतना हमारे पास माइंडसेट नहीं है? कष्ट तो हमें इस बात का हो रहा है कि कुछ युवा इस राष्ट्र के ऐसे लोगों के बरगलाने की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। ये जो समय और काल है, ये कर्मों का फल कभी किसी को माफ़ नहीं करता है। कोई लाख स्मार्ट बनने का कोशिश कर ले, कोई अपने आप को बोले कि आई एम ओवर स्मार्ट, नो वन कैन मैच मी, लेकिन सच्चाई क्या होता है ना कि जो कर्म होता है वो कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, और ये तो कलयुग है, यहीं पर आपको फल देकर जाता है। और उसी का फल आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास हुआ। जितने सारे लोग राम मंदिर के विरोध में खड़े थे, जिन लोगों ने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोली चलवाने का कार्य किया था, इसी कलयुग में यहीं पर आप स्थिति देख लीजिए, चाहे बिहार में लालू हो या उत्तर प्रदेश में मुलायम हो, ये लोग अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं। कितनी खराब स्थिति हो चुकी है इनके स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीज़, और चुपचाप मजबूर होकर राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो ये कर्मों का फल है भाई साहब, ये कलयुग है, आपको कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ेगा। और यही कंडीशन राकेश टिकैत के साथ भी होगा। उसको तो 5-6 हज़ार वोट आ गया था ना, जब विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लड़के दिखाए 2022 का चुनाव, 2000 वोट नहीं क्रॉस कर पाएगा। अब दिखाना क्या चाहते हो लोगों को? किसान का मतलब क्या होता है? किसान का मतलब होता है कि जो सुबह में 4 बजे उठकर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, इधर इस समर, स्प्रिंग सीजन, रेनी सीजन और विंटर, जो कुछ भी हो, फार्मर का मतलब होता है, मैंने देखा है अपने घर में, हमारे दादाजी लोग सुबह सुबह उठकर खेती करने जाते थे और उन्हें पता होता था कि हमें कब क्या करना है। खुद हम लोग बच्चे थे, आज भी याद है भाई साहब, हमें खुशी होती थी, अच्छे आज धान का बियाड़ा रोपाएगा, तो हमें लगता था, महसूस होता था कि यार क्या होता है, कितना लोग मेहनत करते हैं। उस चीज़ों को हमने आंखों से देखा है, कैसे क्या होता है, पानी पूरा लगा हुआ है, यहाँ तक पानी लगा हुआ है, लेकिन लोग खेतों में जाकर उसको रोपने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण इसीलिए दिया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने, जो वहाँ पर धान की खरीदारी हुई, मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि राकेश टिकैत, आप वेस्ट बंगाल गए हो, आप ममता बनर्जी का भी एक डाटा लेकर चले आओ और दिखाओ कि कितना धान खरीदवाने का उन्होंने कार्य किया और कितना धान एमएसपी पर बिका है। तुम हर एक जगह जाकर बोलते हो कि पूछो कि एमएसपी मिला कि नहीं मिला। भैया मेरे, अगर राष्ट्र में एमएसपी है तो हर एक स्टेट में जहां तुम जा रहे हो, जहां पर एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर जाकर पूछो। बिहार में तो बीजेपी की अगर सरकार है तो वहां पर 1868 और 1888 के हिसाब से धान का खरीद हुआ। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको उदाहरण दिया। अब दिल्ली में पूछो जाकर खोखूमल से, आप वेस्ट बंगाल में ममता बानो से जाकर पूछो, तो वहां पर आपको सब कुछ सही दिख रहा है किसानों के लिए। ये भोले भाले किसानों को तुम बरगला सकते हो, लेकिन किसानों के जो नए नए युवाएं आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आ रही है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग आ रहे हैं, वैसे लोगों को तुम नहीं भड़का सकते हो, बरगला सकते हो। और ये बात समझ जाओ, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, तो तुम वैसे ही दिल्ली से अपना पीछा छुड़ाकर कोलकाता तक भागे हो, लेकिन कोलकाता से मुजफ्फरनगर आते आते तुम बच नहीं पाओगे। जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जो ममता बनर्जी है, उन्होंने पहले कहा कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनको प्लास्टर भी लगाया दिखाया गया, अगले दिन वो पट्टी में बदल जाता है, इस तरह की घटनाएं। आज राकेश टिकैत उनके साथ जुड़कर कि भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में इससे कोई बंगाल की जो जनता है उसे इम्पैक्ट पड़ पाएगा, या भाजपा को रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, बहुत कष्ट होता है जब लोकतंत्र में आपको 10 साल मौका मिलता है जनता का सेवा करने का, 2011 से 2021 तक, और आप उस समय को गंवा देते हैं ऐसो आराम की ज़िंदगी काटने में, कोयला घोटाला में अपने भतीजा को सेट करने में, अभिषेक बनर्जी को अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करने में, नए नए सपोलों को आगे निकालने में, और उसके बाद आप इतने नीचे गिर जाते हैं, इतनी आपकी मानसिकता नीचे गिर जाती है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दलाल है जिसका नाम है प्रशांत किशोर, और जब मैं उसका नाम ले रहा हूं तो मैं जहां का रहने वाला हूं वहीं का रहने वाला है, तो मैं उससे बहुत भली भांति परिचित हूं। बिहार के बक्सर का मैं रहने वाला हूं, वो भी वहीं का रहने वाला है। उसने अपनी माता श्री को प्रधान का चुनाव लड़ा था, प्रधान ही समझते हैं, मुखिया का चुनाव, और उसकी माता वो भी नहीं जीती थी, लेकिन वो ये जितने सारे एंटी नेशनल गैंग वाले लोग हैं, उनका वो राजनीतिक चाणक्य कलयुग का बनकर घूमे फिर रहा है।
जबकि सच्चाई आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वास्तविक रूप से इस राष्ट्र का राजनीतिक चाणक्य कौन है, और उसने 2014 के बाद अपने आप को दिखाने का कार्य किया है कि इस राष्ट्र के राजनीतिक चाणक्य वास्तव रूप में कौन है इस कलयुग में। ममता बनर्जी आपके अगल बगल 400 से 500 पुलिस कर्मियों का हमेशा जत्था तैयार रहता है। आपको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। आपके जो सुरक्षा निदेशक हैं उनका नाम विवेक सहाय था, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी में चल रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री होकर के एक ऐसी गाड़ी में चल रहे हैं कि जिसके ड्राइवर से लेकर सुरक्षा अधिकारी को नहीं पता है कि उस गाड़ी का गेट खुला हुआ है कि बंद है। ये दिग्भ्रमित करने का कार्य आप बंगाल की जनता के साथ नहीं कर सकती है, जहां की जनता आपसे उब चुकी है। और इलेक्शन कमीशन, भाई साहब मैं एक और बात बताऊंगा, जब आचार संहिता होता है, आचार संहिता का मतलब जैसे ही इलेक्शन कमीशन पार्टिकुलर स्टेट में जब चुनाव होने वाले होते हैं तो डेट तय करता है, उस दिन से आचार संहिता लग जाता है। उस दिन से पूरे स्टेट के सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा, या वहाँ पर कोई घटना हो या उस घटना को होने से बचाया जाए, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा कार्य किया, तुरंत जांच आयोग बैठा दिया, तुरंत जांच का सिफारिश कर दिया। क्या बताया इलेक्शन कमीशन ने? बोला ये हमला नहीं था, ये गैर जिम्मेदाराना हादसा था। अब समझिए इस बात को, हमला और गैर जिम्मेदाराना हादसा। गैर जिम्मेदाराना हादसा में सबसे पहले वो इंसान खुद आता है जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल को तोड़ता है। उसके बाद वहाँ के डीएम आते हैं, वहाँ के एसपी आते हैं, जो कि किसी भी कारणवश, ये न केन प्रकारेण, किसी भी कारणवश उनको मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा पाए। उसका रिजल्ट भी हुआ है, वहाँ के डीएम को तुरंत तबादला कर दिया गया है, जो सुरक्षा निदेशक थे उनको सस्पेंड किया गया है, और जो एसपी थे उनको भी वहाँ से हटाने का कार्य किया गया है। वहाँ की जनता देख रही है इस चीज़ को। और एक और बात भाई साहब, ये मतलब आप आचार्य वैद्य सुसैन से लेकर के, वैद्य सुसैन का जब हम बात करते हैं तो भारत की संस्कृति में बहुत नामी वैद्य रहे हैं। और आज चूंकि कोरोना काल आया था, तो जब हम डॉक्टरों का बात करते हैं तो मेरे दिमाग में जो एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका नाम खुद ब खुद मेरे दिमाग में आ जाता है। बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया था। इतने टॉप लेवल के डॉक्टर्स जो वैद्य थे, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है अनहोनी, किसी का पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है, किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है, किसी के टेंडन में परेशानी आ जाती है, ये जितने सारे परेशानियां होती है, मिनिमम अगर आपको नैरो फ्रैक्चर है तो उसको भी 1 सप्ताह से 10 दिन लगता है। अब ममता बुआ का पैर टूट गया, वो एकदम ओरिजिनल जो पक्का प्लास्टर होता है वो चढ़ा उनके पैर पर, और आप विश्वास मानिए कि हमारे कालखंड में पता नहीं भगवान कैसा कैसा दृष्टि हम लोग पर बरसा रहे हैं। हमारे कालखंड में हमने पहला ऐसा रूप देखा कि एक दिन के अंदर, आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा, एक दिन के अंदर आपका प्लास्टर हट के आप गर्म पट्टी पर आ गई। और उतना ही नहीं, कल वो निकली थी नंदीग्राम दिवस मनाने, तो अचानक से एक बार खड़ी हो गई थी। तब तक उनको पता चला, रे ये मेरा नाटक तो फेल हो जाएगा, तुरंत बैठी वो व्हील चेयर पर। बड़ी वायरल हुआ था ये चीज़। क्या लोग नहीं समझ रहा इस बात को? मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं बंगाल में भाई साहब, मेरी उनसे बात होती है और मैं उनसे पूछता हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि उसमें कुछ थे जो टीएमसी के प्रति सॉफ्ट स्पोकन थे, वो लोग भी बोल रहे हैं कि यार इसने हमें कलंकित करने का कार्य किया है। ममता दीदी, आप जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादे अब्बास सिद्दीकी को पालने का कार्य कर रही थी, आज देख लीजिए वहीं सपोला कैसे सांप बनकर आपको डसने का कार्य कर रहा है। तो ये सब तो आपको देखना होगा। जब लोग कम्युनिस्टों से परेशान थे तो लोगों ने आपको एक विकल्प के रूप में चुना था। उनको लगा था कि शायद इनके आने के बाद यहाँ की बहुत अच्छा आवो भवा हो जाएगी, सब कुछ इतना अच्छा चलेगा, इतना अच्छा बहेगा कि डेवलपमेंट से लेकर हर एक कार्य होगा। आज भी हमें कहते हुए दुख होता है, अगर सबसे ज़्यादा गरीबी इस राष्ट्र में कहीं है तो जाके बंगाल के सुदूर इलाकों को भाई साहब देखिए। लोगों को शुद्ध पानी से लेकर 2 टाइम के भोजन का व्यवस्था नहीं हो पाता है। क्यों? 10 साल में आपने किया क्या? लेकिन कट मनी जो है
कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपना मकान भी बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी एक सिंडिकेट कार्य कर रहा है। आपको किसी को पेमेंट करना है, उसके बाद ही आपका मकान बनेगा। ये वेस्ट बंगाल के अलावा भारत में कहीं प्रचलित नहीं है। आखिर उसके बारे में कौन सोचेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि ममता बनर्जी के साथ जो हादसा हुआ ये पश्चिम बंगाल का दर्द है। वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अभी तक मार दिया गया। दर्द को आपने समझने का कोशिश किया? कौन उसके प्रति जिम्मेदार होगा? क्या बंगाल वैसे ही लोगों का रहेगा? हमने तो बंगाल के बारे में यही सुना है कि बंगाल की धरती जो रही है वो रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर सुभाष चंद्र बोस की धरती रही है। क्या अब हम आने वाले बंगाल को इस रूप में देखें कि दिल्ली से कोई आंदोलनजीवी जाकर बंगाल के लोगों को भड़काएगा? पत्रकार महोदय, मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। बंगाल के बारे में बहुत अच्छा हमने सुना है और पढ़ा है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। मतलब हमेशा बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसके बारे में कल सोचता है। तो इस बात को प्रमाणित करने का बंगाल वासियों समय आ चुका है। आप दिखाइए कि आज भी आप लक्ष्य से दूर नहीं है। और हमारा लक्ष्य है स्वर्ण भारत का, हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, हमारा लक्ष्य है विश्व गुरु बनाने वाले भारत का। तो जब हमको वैसा बनाना है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सबसे पहले हमारे बंगाली भाई, हमारे बंगाल में जो भाई बंधु बहन बैठे हुए हैं, यही लोग आगे आकर हमको दशा और दिशा दिखाने का कार्य करेंगे, जिसको पकड़कर हम लोग चलेंगे और बिल्कुल भारत को स्वर्ण भारत बनाकर मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुभाष सिंह जी, जिनका कहना है कि ममता बनर्जी हो या राकेश टिकैत हो, चाहे जितने ही प्रोपेगेंडा फैला ले, चाहे जितना ही जनता को गुमराह कर लें, लेकिन बंगाल की जनता समझदार है और वो पूरे बहुमत से भाजपा की सरकार बनाएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।